इस बात पर हम लोग की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों के साथ चर्चा की, इस चर्चा का उद्देश्य, इस बैठक का उद्देश्य इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के बीच की दूरी को मिटाना है। जो कठिनाइयां, जो परेशानियां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार जैसा राज्य, जिस राज्य से मैं खुद आता हूं, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाने के लिए जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई थी, तब भी मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं। अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं तो न सिर्फ हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र कर रहा हूं तो मैं बड़े उद्योगों का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उन छोटे उद्यमियों का भी जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने छोटे स्तर पर ही सही पर एक अपनी पहचान बनाकर जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में वो लोग आए हैं। भले वो स्मॉल एसएचजीज हो या माइक्रो एंटरप्राइजेस हो, और बड़े उद्योग तो हैं ही इसमें जिन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी सोच के साथ हम लोग बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका जिक्र आने वाले दिनों में और प्रमुखता से मैं आपके साथ करूंगा। पर उस दिशा में जो बाधाएं हैं, जो अड़चने हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सकें, उस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया, जहां पे ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का मौका दिया जो इस उद्योग के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझावों को भी हम लोगों ने सुना। तो वहीं ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया, जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए, पर पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए ताकि विदेशों से भी जो लोग आए न सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सके, बल्कि भारत के जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले।
अपनी चीजों को प्रदर्शित करने को लेकर। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगामी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, कई मिनिस्ट्रीज का इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी अपनी चीजों को फूड से जुड़ी हुई कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको भी वो लोग वहां पर प्रदर्शित करने का वो लोग कार्य करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे गांव के एक युवा का स्टार्टअप हो या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। B2B हो या B2G हो या G2G हो, कई MOUs पिछली बार भी हम लोगों ने देखे जो न सिर्फ साइन हुए बल्कि धरातल पर भी वो उतरे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई ऐसे बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, कई ऐसे नए MOU साइन होंगे और कई नए एवेन्यूज इसके माध्यम से हम लोग खोलने का अवसर हम लोग को मिलेगा। तो आज इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक थी और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने साथियों ने इसमें शिरकत किया वो आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड इंडिया में भी वो लोग आएंगे। कई ऐसे बिहार के यंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपने स्टार्टअप को लेकर जानकारी मेरे संज्ञान में दी, उनको भी हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि एक सक्सेसफुल एडिशन, थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग करने जा रहे हैं, उसको कैसे सक्सेसफुल किया जा सके, उसको कैसे और भव्य और बड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे समाहित किया जा सके, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस तरीके के रोड शो हम लोग आयोजित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने किया। बिहार मेरे लिए विशेष मायने रखता है क्योंकि इसी राज्य से मैं आता हूँ। तो आज हम लोगों ने बिहार में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया। अब इसके अलावा आप लोग नीतीश कुमार लिए हैं और वो चाहते थे कि इंडस्ट्री लगे, लेकिन बिहार में अभी तक जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडस्ट्री लगना चाहिए, आपने कहा था फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहार, जाहिर तौर पर ये इनिशिएट आपका है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी अड़चनें हैं जिसमें यहाँ पर इंडस्ट्री फोकस नहीं हो पा रही? देखिए, इसी को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की है कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग उन बाधाओं को दूर कर सकें। ऐसे में एक सबसे ज्यादा कॉमन जो दिक्कत हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है वो है चेंज इन लैंड यूज को लेकर होती है। कई राज्यों में रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, लैंड लॉज ऐसे होते हैं कि आसानी से जमीन नहीं मिल पाती है। कई राज्यों में एनओसीज मिलने को लेकर भी, क्लियरेंसेस मिलने को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग इन बैठकों को आयोजित कर रहे हैं। इससे जो भी फीडबैक मिलेगा, भारत का संघीय ढांचा है और हम लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर ही, बल्कि हम लोग की कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना योगदान है, PMFME के माध्यम से दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में इन तमाम जानकारियों को लेकर जो भी समस्या है उसको राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको जल्द दूर किया जा सकेगा, ताकि आने वाले दिनों में इस उद्योग को ज्यादा बढ़ावा हम लोग अपने राज्य में दे सकें। भाई मैं पॉलिटिकल सवाल पे मैं आता हूँ। एक बार हम लोग इस विभाग से जुड़े हुए सवाल भाई बिल्कुल इसको लेकर चर्चा चल रही है और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए ये विषय आज से ही नहीं, और बल्कि मैं कहूं तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इतना इस बात को मैनिफेस्ट कर लिया था। मैंने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान भी आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लगातार फूड प्रोसेसिंग का ही मैंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया कि अंतोगत्वा मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जिसका आपने जिक्र किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उत्पादनों को मद्देनजर रखते हुए कैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहां पे
लाई जा सके, जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे साथी ने पूछा कि कितने रोजगार हम लोग देंगे। भाई मैं संख्या में अपने आप को मैं कतई नहीं बांधूंगा, बट हाँ, ये एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से रोजगार के कई अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय पूरी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। बिहार में इतना अनाज जो है नष्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी प्लानिंग है बिहार के किसानों का अनाज को नुकसान नहीं, बिल्कुल ये यहाँ वेयर हाउस जैसा आपको बिल्कुल सिर्फ बिहार के ही किसान नहीं, ये देश भर में। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कम ही सही, बट पिछले कुछ सालों में हम लोग वेस्टेज को, और खास तौर पर जो पेरिशेबल आइटम्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, इस तरीके के पदार्थ जो कि जल्द खराब होते हैं, उसकी लॉन्जिटिविटी हम लोग कैसे बढ़ा सके ताकि लंबे समय तक हम लोग वो पदार्थ खराब नहीं हो, उसको लेकर कोल्ड चेन के माध्यम से हो, कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, इराडिएशन यूनिट के माध्यम से हो, या नई और टेक्नोलॉजी को लाने के माध्यम से हो, या फिर हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि जैसे ही उसका उत्पादन होता है तुरंत वो प्रोसेसिंग में चले जाए, वो टाइम वेस्टेज नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन में। इन तमाम अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। काफी हद तक हम लोग इसमें कमी ला पाए हैं, बट और इसको कैसे पूरी तरीके से नियंत्रित करें, उसके लिए भी विभाग कार्य कर रहा है। भाई इसको लेकर अभी एक फाइनल चर्चा भी चली रही है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो हम लोग के समक्ष आए हैं, मुझे लगता है एक बार उसको फाइनल कर लिया जाए तो जानकारी साझा की जाए। भाई एक एक करके पूछेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा। एक बार ये विभाग वाला हो जाए, विभाग वाले सवाल अगर हो गए अब आइए। भाई सबसे पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोग की आपत्ति जरूर है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनर्विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं, जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है।
तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा है, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं, कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा, या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही हैं। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। भाई देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास सरकार के भीतर इन चर्चाओं को करने की गुंजाइश मुझे मिलती है। कोई अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, इस पे कानून बनेगा नहीं बनेगा, जरूर मैं चाहता हूं, पर ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है, क्योंकि मैं खुद आज की तारीख में सरकार का हिस्सा हूं। ये गठबंधन के भीतर ये बातें की जाए। हाँ भाई देखिए, पुनर्विचार तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के बाद जिसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये दो विषय ऐसे हैं जिसको आप जोड़कर देख रहे हैं। मैं जातीय जनगणना का मैं पक्षधर हूँ, पर मैं कतई जातीय जनगणना का पक्षधर इसलिए नहीं हूँ कि इसके बाद राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर, ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हो जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं, ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल, जहां मैं एक तरफ में इस बात का पक्षधर हूं कि सरकारों, कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूँ, बट हाँ, सरकार की अपनी जानकारी के लिए इन आंकड़ों का होना जरूरी है। भाई बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से ये संभावनाएं खुली हैं, तो जरूर जो राज्य ऐसी सोच रखती है, बंटवारे की जो सोच रखती है, जो डिवाइड एंड रूल की सोच रखते हैं, वो सरकारें जरूर इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगी। पर मैं इस बात को दोहराता हूं, अनुसूचित जाति की एकता ही उनकी ताकत है जो उनको आगे लेकर जाती है। बट कई लोग इस ताकत से घबराते हैं और इसीलिए वो बंटवारा करना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरीके की सोच को बल देना चाहते हैं जो इस समाज में बंटवारा करे। आज की तारीख में मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, इस समाज का, इस वर्ग का, इस पूरी जमात का, अनुसूचित जाति जमात का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है और ये अनटचेबिलिटी में किसी तरीके के क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। भाई अब ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। अगर इस बात का, अगर राहुल जी को डर है, भाई जिस तरीके से उन्होंने इन बातों को रखा है, उन्हें इसको ऑथेंटिकेट भी करना चाहिए कि कौन ऐसे ईडी के अधिकारी थे जिन्होंने उनको फोन किया। थैंक यू।
संसद